हेलो, गोदान उपन्यास का वाचन करने जा रही हूँ। अभी तक हमने 352 पेज का वाचन करके वीडियो यूट्यूब पर लोड कर चुकी हूँ और आज मैं 353 पेज का वाचन करने जा रही हूँ। आप सभी इसे सुनकर लाभ उठाएं। मगर इस तरह की बेहाई उनके बस में न थी। उनके मन के ऊंचे संस्कार का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्जलता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब-दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। कर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चित बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन इन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा की जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता तो संस्कृतियों का कोष भर लिया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रह कर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसेरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषण से था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों के शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यस्तहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास ना गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही नहीं आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, मिर्जा जी जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गदले तेज फैनिल प्रभाव में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रभाव स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी। मिर्जा साहब बसंत के इस शीतल
वीरांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत दिया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और लहराते जाइए, हाँ मिर्जा बढ़े चल पते। हाँ मिर्जा बढ़े चल पते। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम के जैसे किताबी कीड़ों की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है। दुनिया में भी आपने खूब देखी है और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुद जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयां की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हो। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडलियों से कोई फ़ायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी यह प्रश्न तरह तरह के सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। मर्म गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों चाहे आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उसकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हड़े ना चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसी लोगों निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुद की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, इसमें ज़रा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए?
कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके। क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत ना ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माल गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिद खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी ना खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाज़ार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियाँ पर कोई थूकने वाला भी ना मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों के पिकेटिंग होती थी जिन दिनों शराब की दुकानों और पिकेटिंग होती कर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएं नहीं मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती हैं। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौमा में एक ऐसी चीज़ है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। असहमत सत्यत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैं खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गया, और आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालयों से छुट्टी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सुख ही हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने की, खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल में गहराइयों में त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, उसका मुझे अब तक तजर्बा ना हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूल लाना समाएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने में भी मुझे उर्ज नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान पर जा बैठी। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुँचूँगा, आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास आइएगा ज़रूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी ना थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हों। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो ना बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास ना आई थी, और जब वह विकल होकर उनके घर गए तो मुलाकात ना हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उनका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी वह मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बचती हैं, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती हैं। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे।
रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। ताल्लुक अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियाँ विदेश से मंगाए, महंगे दामों मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। यह इसे दिमागी अय्यासी कहें, मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते दो फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़के का जाड़ा काट दिया। कई अचकन सिलवाने की तौफीक ना हुई नई अचकन सिलवाने की तौफीक ना हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खा कर उठना पड़ता था। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद भी न थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उनसे उनकी यह हालत देखी तो उससे ना रहा गया। बोली, तुम क्या अब की जाड़ा में यूं ही काट दोगे? यह अचकन पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी ना होकर भी उनके इतने समीप थी। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसे तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। तुम 1000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा ना थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और बचा लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता। मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आएँ तो आदमी बनकर आएँ। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसे के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन मुँह लेकर? दिल में तड़प तड़प कर रह जाते। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये महावर पड़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तगाजे करने पर भी रुपए वसूल ना कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गणने का कोई अंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए ना पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफ़ा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की? किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इत्तला दे दूं। 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूँगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं।
मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसे भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा ना छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे बोझ सा लगता है। और यह पोथे कैसे लिख डालते हो? उनमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता। कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा। तुम्हारे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो क्या कहना, मुशालो ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपने ही गृहस्थ में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तक से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने पर उन्होंने जरूर कलक कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहें लगाएं। मेहता निश्चित हो गए, लेकिन मालती को उनके आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1000 से ज़्यादा है, मगर सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफ़ा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे थे। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न था। इस खर्च में कैसे कमी करें, यह उसे सूझता न था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुल्लाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न संकुचाते थे। यह देखकर और झुंझुलाहट होती कि इन दान लेने वालों में कुछ तो उसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथ लिया। मेहता ने उसका आक्षेप नहीं, हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सिर मारो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जात में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज बड़ा उपकार किया। मेहता ने स्वीकार किया कि मेरा भी यही ख्याल है, तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी को मजबूरी जताई, किसी को फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 बचत दिखाई, तब वह उनसे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उनका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा होता है। बड़ी बुद्धि को वह अवश्य बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे ड्योढ़े में कस कर बांधना चाहती थी। उनके धन दान के द्वारा
स्वच्छता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए ना था। निजत तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ ना सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराई नजर आती थी, मगर समाज को गहराइयों में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विमुतियाँ हैं जो जरूर पर दुर्लभ है। और इस शक्का और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उनकी ओर उतावलेपन के साथ सारा पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मय वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उनके पल्लवित होने से शक्ति उसके अंदर है, उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती हो, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता। उनके मित्र समझते यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देरी है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही थी, और अब वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे कि मालती के बिना वह आधे हैं। वहीं उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वह मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेस नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता था। दूर से पुस्तक के जो अक्षर छिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए, उनमें अर्थ और संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर 9 बज गए थे। माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुल्ला रही थी, हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को देखकर उसने हालात समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम में उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया।
उसे रहने को एक कोठरी मिल गई। जुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती थी। जुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई ना ले लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। जुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वार आ गया है। मालती ने घबराकर कहा, ज्वार आ गया है तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वार में अचेत पड़ा था। खपरेले की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा, इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहाँ न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ, कहीं था कहीं ज्वार और न बढ़ जाए। साहस बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुणा नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाया। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतार कर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर वह अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ऐसी ज़रूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज़्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज़ लेकर कैसा भागा। जुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। अगले उसमें। धन्यवाद।